वहाँ से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर CB सिंह, जो हमें तकनीक और प्रोडक्ट के बारे में कि वहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन है वो सारा हमें यहाँ से बताएंगे। डॉक्टर CB सिंह हमें ज्वाइन करेंगे डेमोस्ट्रेशन जोन से। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर CB सिंह और एक बार फिर हाजिर हूं सही, सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस अद्भुत कार्यक्रम में रंगीलो, जो कि एक महासंगम है तकनीकी, पशुओं का और हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरी इंडस्ट्री के रीढ़ की हड्डी जो है वो है हमारे पशुपालक भाइयों के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम सीखते रहेंगे, जब तक हम जीतते रहेंगे और सीखते रहेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। और दोस्तों इस तरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, मैंने देखा है कि जिस तरीके का उत्साह हमारे किसान भाइयों में जो देखने मिलता है, उसी का परिणाम है कि आज भारत पूरे विश्व में नंबर 1 है दूध के उत्पादन में दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे दूध का उत्पादन बढ़ता है, चुनौतियों का सामना भी हमें करना होता है और फिर ज़रूरी हो जाता है कि हम किस तरीके से उन चुनौतियों का सामना करें। जब भी एक प्रगतिशील किसान से मैं मिलता हूं, तो उसके दिमाग में 3 चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं। पहली, ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन हो। दूसरा, मेरा पशु हमेशा स्वस्थ रहे। और तीसरा, लागत कैसे कम से कम लागत हो सके ताकि प्रति लीटर दूध उत्पादन में उसका खर्चा कम हो और मुनाफा उसका बढ़ता जाए। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं डेमोन्स्ट्रेशन जोन में। इस रंगीलो जो प्रोग्राम है, इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। और यहाँ पे हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि हरे चारे की उपलब्धता पूरे साल कैसे बनी रहे, क्योंकि मेरा जो किसान भाई है वो 60 से 70% जो टोटल खर्चे होते हैं, उनमें से वो करीब 60 से 70% वो आहार पर खर्च करता है, और जिसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हरा चारा। लेकिन उसके पास एक समस्या हमेशा उसका पीछा करती रहती है। एक समय ऐसा होता है जब उसके पास हरा चारा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और एक समय ऐसा आता है साल में जब उसके पास हरा चारा नहीं होता। तो एक ऐसी तकनीक है जिसको हम बोलते हैं साइलेज बनाना या हरे चारे का अचार बनाना। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन जो या आपको हम दिखा रहे हैं, ये कंपनी ने यहाँ पे पूरा ये सेटअप यहाँ लगाया हुआ है और उन्होंने ये दिखाया है कि किस तरीके से साइलेज बनाया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे उस कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मैं एक बार बात करना चाहूँगा यहाँ पे कि सर ये पूरे सेटअप के बारे में आप बताएं कि ये तकनीक मेरे फार्मर को किस तरीके से मदद कर सकती है, जो हमारे यहाँ जो दूध उत्पादक हैं उनके लिए। प्लीज़। नमस्ते जी, मेरा नाम फिरोज़ अहमद है। मैं कॉर्नेक्स कंपनी का फाउंडर डायरेक्टर हूँ। कॉर्नेक्स कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज इस रंगीलो त्यौहार में हमें NDDB ने आमंत्रित किया है साइलेज और साइलेज मशीनरीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और सुबह से काफ़ी किसान भाइयों ने हमारे डेमोन्स्ट्रेशन को आके देखा है, और हमारी देश की एकमात्र पहली कंपनी है जो बेल्ड साइलेज कॉन्सेप्ट को 10 साल पहले लेके आई। और जो साइलेज बेलर्स भी हैं हम लोग अपने देश में बनाते हैं, और लगभग 30 कंट्रीज़ को ये साइलेज बेलर्स एक्सपोर्ट भी करते हैं। फिरोज जी, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप यहाँ पे एक्सप्लेन करें। मैं देख रहा हूँ कि मशीन आपकी यहाँ पे चालू है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप यहाँ पे एक्सप्लेन करें कि किस तरीके से ये साइलेज बनाया जाता है। ये जो अभी साइलेज बेल जो बाहर निकल रहा है, अभी इसको फिल्म जो लपट रहा है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रैपिंग। ये रैपिंग 22 राउंड घूमेगा तो पूरा रैप हो जाएगा, और अंदर जो हरा चारा है 1 साल और 1 साल से भी अधिक समय के लिए महफूज रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। या 15 से 20 दिन में ये अंदर का जो चारा है फर्मेंट भी हो जाएगा, यानी पचने के लिए फर्मेंटेशन जो है वो भी हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा, अगर आपने एक बार साइलेज बनाया तो पूरे साल भर आप उसको खिला सकते हैं, और मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे इनसे जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी फसलों से हमारा किसान साइलेज बना सकता है। सर फसलें तो वैसे मकई का फसल, बाजरा, ज्वार, नेपियर से अधिकतर साइलेज बनाया जाता है, लेकिन 100 में 90%
मक्के से ही साइलेज बनाया जाता है, क्योंकि मक्के में एनर्जी ज़्यादा है, प्रोटीन भी 9 से 10% का प्रोटीन भी मिलता है। ओके, धन्यवाद फिरोज जी। ऐसा आप लोगों ने देखा कि मक्के से बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का साइलेज बनाया जाता है, क्योंकि उसमें क्वालिटी उसमें जो इन्होंने जो बताया कि मक्के से काफ़ी अच्छी क्वालिटी का साइलेज बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सबने यहाँ पे समझा कि साइलेज का क्या महत्व है, किस तरीके से बनाया जाता है। मुझे पता है कि किसान की इस समय जो समस्या है कि हरे चारे का उत्पादन साल भर वो कैसे ले सके, उस जो समस्या का एक बहुत ही अच्छा जो समाधान है वो ये है कि आप साइलेज बनाना प्रारंभ करें। तो इसके साथ ही हम अब नेक्स्ट जो हमारा जो एरिया है वहाँ हम जाना चाहेंगे। तो मैं मूव करूँगा प्लीज़। यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है मुझे किसानों में साइलेज को लेकर, और मुझे उम्मीद है कि वो धीरे धीरे करके पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे इंडिया में इस तकनीक को हर डेयरी फार्मर तक लेकर जाएंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। दोस्तों, जैसे जैसे वो जो प्रगतिशील जो फार्मर होता है और वो जैसे जैसे अपने एनिमल्स की संख्या बढ़ाता है, जैसे जैसे उसके जानवर बढ़ते जाते हैं, वो 10 से 20 और 20 से 25 जब एनिमल्स से ऊपर जाता है तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा आता है, और वहाँ पे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन उसके फार्म पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब आते हैं कि जो रोबोटिक मिल्किंग सिस्टम्स और क्लीन मिल्क प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ज़्यादा दूध का उत्पादन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी तो हमें शायद ज़्यादा अच्छे दाम मिल सकेंगे। तो वो जो टेक्नोलॉजी है जो फार्म पे जो उपयोगी है, और जो स्केल हमें अपग्रेड करना हमारे फार्म्स को, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ इन्होंने प्रदर्शनी लगाई है, कुछ यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं। तो मैं चाहूँगा कि कंपनी के जो हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे एक बार समझूंगा कि उन्होंने यहाँ पे क्या प्रदर्शित किया हुआ है। सर प्लीज़। नमस्कार, मैं डी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमने जो है मिल्किंग ऑटोमेशन है, फीडिंग ऑटोमेशन है, मैन्योर हैंडलिंग ऑटोमेशन है। उसके अलावा जो है जो बड़े फार्म्स है उसके लिए जो है यानी मिल्किंग पार्लर्स है, प्लस छोटे जो हमारे मध्यम किसान है जिसके लिए मिल्किंग मशीन है। यहाँ पे गाय के लिए अलग मिल्किंग मशीन है, भैंस और देसी गाय के लिए अलग मिल्किंग मशीन है। और ये मिल्किंग मशीन जो है ये एक बकेट से हम 8 से 10 पशु का दोहन कर सकते हैं, और सिमिलर इज़ वो बफेलोज। इसके अलावा बाकी जो प्रोडक्ट्स है, जैसे दूध निकालने के बाद जो है जो थन को हमें जो है मास्टाइटिस ना हो या थनेला ना हो, इसके लिए ये डिप कप है। ये डिप कप को हमें दूध धोने के बाद जो है इस तरह से इसको जो है प्रेस करके आपको ये थन को डुबो देना है, तो उसको मास्टाइटिस कभी भी नहीं होगा। मास्टाइटिस की जांच के लिए जो है कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट किट है, और मास्टाइटिस ना हो इसके लिए जो है जो सॉल्यूशंस है वो सारे लैक्टिसान लैक्टिफेंस है, प्लस यहाँ पे जो है टिट डिप कप्स है। इसके अलावा अगर हम आएंगे तो यहाँ पे सचिन जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं एक रोग, थनैला रोग या मास्टाइटिस जिसको हम बोलते हैं। किसानों का ढेर सारा उसमें पैसा खर्च होता है। तो मुझे थोड़ा सा ये जानना था कि एक बार ये सॉल्यूशन अगर वो भर लेता है तो ये कितने दिन तक वो चला सकता है? जब तक खत्म हो रहा है तब तक वो चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये खत्म ना हो तब तक वो चला सकता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा कि जब भी आप मिल्किंग करते हैं, उस पशु से जब दूध निकालते हैं, तो उस दूध निकालने के बाद उसका जो सुराख है थन का, वो करीब 20 से 25 मिनट तक खुला रहता है। और सुराख खुला होने की वजह से जब वो दूध मिल्किंग के बाद जब वो नीचे बैठता है तो उसके अंदर गंदगी जाने से या बैक्टीरिया जाने से उसके अंदर थनैला रोग होता है। और अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो वहाँ के जो जीवाणु हैं वो मर जाते हैं, और वो थनैला रोग से इस तरह से उस पशु को बचाया जा सकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप बचाव करेंगे तो कम खर्चा होगा, और अगर आप बीमारी के बाद ट्रीटमेंट कराओगे तो ज़्यादा खर्चा होगा। इसलिए ये जो तकनीकी है ये शायद वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और जब भी हम किसी आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं तो हमारे दो लक्ष्य होते हैं, श्रम और समय।
कैसे बचाया जाए, लेबर की जो इफिशियंसी है वो कैसे बढ़ाई जाए ताकि खर्चे हमारे कम हो सके, तभी तो हमारा बढ़ेगा मुनाफा। दोस्तों अब हम आ चुके हैं, ये है हाइड्रोपोनिक फॉडर सिस्टम। हमारे जो यहाँ पे सहयोगी हैं मैं उनसे जानना चाहूँगा हाइड्रोपोनिक सिस्टम। अब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं कि जिनके पास ज़मीनें कम हैं और उनको लगता है जहां पानी कम है तो वहां पे आप देखेंगे ना मिट्टी के बगैर भी हम फॉडर क्रॉप या जो हरे चारे का उत्पादन कर सकते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा प्लीज़ आप हमारे फार्मर्स को थोड़ा सा बताएं कि फार्मर या हमारे जो पशुपालक भाई हैं जो परेशान रहते हैं हरे चारा नहीं होने के कारण या जगह उनके पास कम है, तो वो इस तकनीक का कैसे उपयोग कर सकते हैं प्लीज़। जी सर, नमस्ते किसान भाइयों। मेरा नाम जयदीप सिंह जाला है। मैं प्रॉम्प्ट डेयरी टेक ग्रुप में एज ए प्रोडक्ट एक्सपर्ट हूँ। आप ये जो सिस्टम देख रहे हैं ये हमारा हाइड्रोपोनिक्स फॉडर सिस्टम है जो कि एनएफटी बेस्ड प्रिंसिपल पे काम करता है। एनएफटी यानी पानी जो हम लोग खेत में जो पानी देते हैं उसी तरीके से यहाँ पे जो वाल है यहाँ से पानी आएगा, नीचे जड़ को गीला करेगा और नीचे से पानी यहाँ पे घूम के फिर रोटेट हो जाएगा ताकि पूरा दिन अपना पानी चलता रहेगा। और जो सिस्टम है वो हमारा टाइम पे चलता है, 1 घंटे में 1 मिनट 2 मिनट तक उसका टाइम रहता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज़ होती है। पर एक दिन में हमारा 0.04 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का कंजप्शन है। अब एक गांव में क्या होता है, लाइट होती है नहीं होती है तो हमारे पास पावर बैकअप वाला सेटिंग रहता है, तो लाइट जब भी आती है तो हमारा पावर चार्ज हो जाता है और पानी का जो टाइमिंग है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। सर मैं किसानों की तरफ से एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि 1 किलो प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट आती है और ये कितने दिन में तैयार हो जाता है? सपोज मैंने आज इस यूनिट को सेट कर दिया तो मुझे कितने दिन बाद वो हरा चारा तैयार मिल सकता है प्लीज़। जी सर, आप ये जो अभी चारा देख रहे हैं, आज शुक्रवार है, हमने लास्ट फ्राइडे को सीड को हमने भिगोया था। उसके बाद 2 दिन के अंदर वो स्प्राउटिंग हो जाता है। स्प्राउटिंग होने के बाद हम सीड को ये ट्रे में लगा देते हैं। फिर इरिगेशन जो है वो सिस्टम अपना काम ऑटोमेटिक वर्क करता है। तो आज फ्राइडे हुआ यानी 7 दिन में ये चारा अभी पशु को खिलाने के लिए रेडी है। अभी इसकी जो लागत की बात करते हैं तो इसमें जो मेन 90% तक जो कॉस्ट लगता है वो सीड कॉस्ट रहता है। तो सीड कॉस्ट है, जैसे हमने 30 रुपये गेहूँ लिया है, 25 रुपये के बीच हमें गेहूँ मिल जाता है। मक्का है तो 28 से 32 रुपये के बीच में मिल जाता है। तो 1 केजी दाने में से हमको 6 से 8 केजी तक हरा चारा 7 से 8 दिन में तैयार हो जाता है। तो इसकी लागत जो है 3.5 से 4.5 रुपये के बीच में पड़ती है। ओके, 3.5 से 4 रुपये प्रति किलोग्राम जो हमारा हरा चारा है उसको उत्पादन की कॉस्ट आती है लगभग। ओके, तो हम अब आगे चलते हैं। बहुत ही शानदार हमारा ये डेमोन्स्ट्रेशन जोन एक्चुअली सेट किया गया है फार्मर्स के लिए ताकि वो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएं और अपने फार्म लेवल पर वो उसको अपनाएं, उस तकनीक को इम्प्लीमेंट करें। दोस्तों जब आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है और आप देखते हैं आप मुनाफा बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा किसान को परेशान करती है कि मेरी जेब में वो पैसा कैसे रुके, क्योंकि उसका पशु जब बीमार होता है तो ढेर सारा खर्चा उस पर वो करता है। तो ऐसे में एक पद्धति है पारंपरिक उपचार पद्धति। हम लोग जानते हैं, हम बहुत पुराने समय से हम जो भारत देश में काफ़ी सारी जड़ी बूटियों का उपयोग होता है, हर्बल जो औषधि पौधे हैं उनका उपयोग होता है। तो ये जो प्रदर्शनी है यहाँ पर ये उपचार पद्धति में से हम किस तरीके से पशुओं का उपचार कर सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं। मैं यहाँ पे जो प्लीज़ आ जाएं जरा सामने, यहाँ पे कौन मिस्टर मनोज जी हैं हमारे साथ। तो मनोज जी प्लीज़ थोड़ा सा आप बताएंगे कि ये आप क्या यहाँ पे दिखाना चाहते हैं और फार्मर या मेरा जो किसान है वो क्यों फार्म लेवल पर इसको उपयोग करे प्लीज़। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। नमस्कार, मेरा नाम मनोज सारस्वत है और मैं एनीमेटा कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। साथ में ही मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने पूछा कि किसान को ये क्यों यूज करना चाहिए, तो एक तो ये इसकी जो दर है, जो कीमत है वो बिल्कुल बहुत ही कम है। अगर हम कंपेयर करें एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ में तो इसका जो इफेक्टिव जो कीमत है वो बहुत ही कम है और आसानी से प्राप्त की जा सकती है। घर पर फार्मर बना करके इस दवाई को और अपने जानवर का जो रोग है उसको रोग मुक्त बना सकता है। ओके, तो सबसे बड़ी इन्होंने चीज़ ये बताई कि हमारे आसपास ही ये औषधि पौधे मौजूद होते हैं, ज़रूरत है उन्हें समझने की और समझकर
अगर हम इनको इस विधि से घर पर ही अपना जो डेयरी फार्म है वहीं पे इनका उपयोग करना अगर हम सीख जाएं कि मान लो इन्होंने जैसे थनैला रोग के इलाज के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे सुझाव दिया है, अगर हम समझ जाएं कि इनको किस तरीके से कितनी क्वांटिटी में उन्हें मिक्स करना है और अगर वहीं अप्लाई कर लें तो शायद जो प्राथमिक उपचार होता है या वो रोग को बढ़ने से हम तुरंत वहाँ पे रोक सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये एलोवेरा है या हल्दी दिखाई दे रही है, तो मुझे थोड़ा सा आप बताएंगे कि अगर मैं मैस्टाइटिस या थनैला रोग के लिए मेरा जो पशु है उसमें थोड़े से मुझे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो मैं किस तरीके से ट्रीटमेंट उसका कर सकता हूं इस पद्धति को उपयोग करके, प्लीज। अगर थनैला जैसी बीमारी अगर पशु को हो रही है तो हमें उसके हो रही है तो उसके थनों पे सूजन हो सकती है, उसके थन में दूध में खून आ सकता है, फ्लैक्स आ सकते हैं उसके दूध में। हम जो हमारी पारंपरिक दवा है उसको घर पर कैसे बनाएं, उसके लिए हमें 250 ग्राम ग्वारपाठा लेना है, 100 ग्राम हमें हल्दी लेनी है और 15 ग्राम चूना हमें लेना है। तीनों को एक साथ मिला करके और पीस लें, जो कि मैं आपको बना करके भी दिखाऊंगा। और साथ में ही 2 नींबू लें जो कि सुबह के लिए रहेंगे और 2 नींबू शाम के लिए रहेंगे। 3 दिन लगातार हमें 2-2 नींबू नमक में, सेंधा नमक में डुबो करके इसको खिलाने हैं पशु को। ओके। और जो दवाई ये बनेगी इसको थनों पर लगाना है। तो मुझे लगता है सर इसमें सारी चीज़ें ये किसान के आसपास या उसके घर में मौजूद होती हैं। तो देखा दोस्तों, आपने केवल हमें थोड़ी सी सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा नॉलेज और एक कदम और आगे बढ़ के हमें सीखने की ज़रूरत है ताकि हम अच्छा, यहाँ पे इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन का भी अरेंजमेंट किया है। मैं चाहूँगा, एक थोड़ा सा काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इससे साथियों में एक चीज़ और बताता हूँ कि जब भी हमारा पशु बीमार होता है तो हम ढेर सारी अंग्रेज़ी दवाइयों का उपयोग करते हैं और एक दवाई जो है जिसका नाम है एंटीबायोटिक जो हम यूज़ करते हैं स्पेशली जो थनैला जैसे रोग होते हैं, एक तो वो महंगी होती हैं, दूसरा उसका असर जो दूध पर आता है वो मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि उन दवाइयों का जो हानिकारक हो सकती हैं दूध के लिए उनको हम कम से कम उपयोग करें। तो शायद मुझे लगता है ये जो इथनो वेटरनरी मेडिसिन हैं या घरेलू उपचार पद्धति है, ये हमें एक रास्ता दिखाता है, हमें एक भविष्य की ओर लेके जाता है जहां हम अच्छा स्वच्छ गुणवत्तापूर्ण दूध का उत्पादन कर सकते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए भी स्वास्थ्यकारी और फुल गुणकारी होगा। तो प्लीज़ आप यहाँ पे बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि 250 ग्राम हमें एलोवेरा लेना है और उसको छोटे छोटे पीसेस में काटना है। इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके कांटों सहित काटना है और लगभग 250 ग्राम वेट हमें लेना है। साथ है मिक्सी के जार में इसको डालेंगे। लगभग 100 ग्राम हल्दी है, इसको लेना है और 15 ग्राम जो है हमें चूना लेना है। इसको पीसने के लिए थोड़ा पानी की मात्रा हम इसमें मिला सकते हैं। तो इस तरीके से जब हमने ये पेस्ट बनाया तो इसका हल्का लाल कलर हो गया है और ये दवाई तैयार है बिल्कुल जानवर के लगाने के लिए। इसको लगाने की जो तरीका है उसमें हमें सबसे पहले जो करना होगा, जानवर का सबसे पहले दूध निकालना है। उसके बाद में जो दूध निकालने के बाद में थनों को अच्छी तरह धो लें और कॉटन साफ कपड़े से उनको पोंछ करके और इस दवाई का इस्तेमाल करें। 2 से 3 बार हम जानवर पे रोज़ इस्तेमाल करेंगे। लगभग 3 से 5 दिन अगर इसको इस्तेमाल करेंगे जानवर का थनैला रोग से मुक्ति मिल जाएगी। ओके, धन्यवाद मनोज जी, बहुत ही शानदार आपने जानकारी दी है बड़ी सिंपल भाषा में। दोस्तों, मैं देख रहा था घड़ी, शायद 2 मिनट के आसपास इनको लगे वो पेस्ट बनाने में।
तो ये मुझे लगता है कि ये चीज़ें हम जब तक अडॉप्ट नहीं करेंगे या अपनाएंगे नहीं, हम शायद प्रगतिशील किसान नहीं कहलाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति और उस पशु और जो मानव जो पूरी जो श्रृंखला है, अगर मैं इस इंडस्ट्री की देखूं तो सभी की ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि किसी भी श्रृंखला की कड़ी पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये जो रंगीलो जो प्रोग्राम है, इसकी थीम जो है कि किसानों के संग ग्रामीण समृद्धि के रंग। मैं जब इस कार्यक्रम को जब देख रहा था, क्या उत्साह किसानों में देखने मिला है। हम यहाँ पर पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, लोगों के एनिमल्स आ रहे हैं, अलग अलग ब्रीड के जो पशु वो लेकर आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया। मिल्किंग कंपटीशन था, पिछले 2 दिन से हम लोगों ने यहाँ देखा। यहाँ पे मिल्किंग कंपटीशन था, ये मिल्क रिंग बनी हुई है। यहाँ पे हर नस्ल का पशु था, देसी नस्ल, संकर नस्ल और जो विदेशी नस्ल हैं वो पशु भी यहाँ पे आए हुए थे। और आप ये सामने जो देख रहे हैं भ्रूण प्रत्यारोपण जनित बछिए कटिए, आपने सुबह भी वहाँ पे जो प्रदर्शन था या जो वॉक थी उसमें देखी थी कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक से किस तरीके से जो बछियाँ जो पैदा हुई हैं उनको यहाँ प्रदर्शित किया गया था, गिर और साहिवाल। मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम लोग पढ़ते थे तो ये टेक्निक केवल हमें किताबों में पढ़ने मिलती थी, लेकिन एनडीडीबी और एनडीएस ने मिलकर इसका इस तरीके से प्रचार प्रसार किया और ज़मीन पर ले जाने का उस पूरी टीम ने जो काम किया है, तो ये घर घर तक, किसानों तक ये आज टेक्निक ये पहुंच रही है जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। दोस्तों, मैं एक बात आपको बोलूँगा कि अगर पूरे गांव में एक किसान प्रगतिशील जब बनता है और वो अगर निर्णय लेता है, कुछ ठान लेता है अलग करने का, और वो जब सफल होता है तो वो केवल खुद के लिए काम नहीं करता, वो मिसाल बन जाता है दूसरे लोगों के लिए, पूरे गांव के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए वो मिसाल बन जाता है और सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह काम करता है। दोस्तों, अब मैं एक अलग जोन में आ गया हूँ। यहाँ पे हमारा जो छोटा सा एक डेमो हमने क्रिएट करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए कि हम किस तरीके से एक क्योंकि हम भारत में देखते हैं 2 से 5 पशु अधिकतर जो हमारे फार्मर हैं या जो पशुपालक हैं वो रखते हैं, लेकिन उनका सपना होता है कि मैं 5 पशु से 7 पशु, 7 से 8 पशु और 8 से 10 पशु मैं कैसे कर सकता हूँ। तो एक छोटा सा यहाँ पे एक डेमो क्रिएट करने की कोशिश की है। इन्होंने खुला हाउस ये बेडिंग बनाई है उनके लिए, पशुओं के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पशु आराम से रहे, इसलिए इन्होंने उसको बहुत ही मतलब सैंडी एक बेड बनाया हुआ है जो नेचुरली आप लोगों के फार्म पर मिल जाता है। एक छोटा पशुपालक जो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहता शेड पर और जो बाकी सुविधाओं पर, लेकिन उसके पास अगर हम छोटा सा अगर ये एरिया है और वो चाहता है कि हम नंबर थोड़ा पशुओं का बढ़ा लें, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मॉडल को समझना। तो अगर आपके पास 10 पशु होते हैं तो क्या क्या होना चाहिए एक साइंटिफिक जो पशुपालन के लिए, तो आप देखें यहाँ पे TMR का उपयोग किया जा रहा है, ये टोटल मिक्स राशन। दोस्तों, टोटल मिक्स राशन या हमारे जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं